Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is synthesis of ecosanoids. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इकोसैनाइड्स कौन कौन से होते हैं और उनकी सिंथेसिस किस तरह होती है. Before going into the detail of synthesis of ecosanoids, first of all you should have overview what ecosanoids actually are. कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोसैनाइड्स बेसिकली हैं क्या और इनको इकोसैनाइड्स किस वजह से कहते हैं. इकोसैनाइड्स जो हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फैटी एसिड्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एंजाइमेटिक एंड साइक्लिक ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होते हैं. सो दीज आर बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को इकोसैनाइड्स क्यों कहते हैं. कि ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको इकोसैनाइड्स का नाम देने की असल वजह क्या है कि इनको इकोसैनाइड्स कहते क्यों हैं. इनको इकोसैनाइड कहने की वजह यह है कि दीज आर बेसिकली इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को इकोसैनाइड्स कहने की जो वजह है वो इसके ओरिजिन पर डिपेंडेंट है. तो ओरिजिन की वजह से ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको इकोसैनाइड्स कहते हैं. ओरिजिन की वजह से इनको इकोसैनाइड क्यों कहते हैं. अब इनका ओरिजिन है क्या. ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज के उन से ये डिराइव होते हैं. यानी हमें पता है फैटी एसिड हमारे पास सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं. तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव हैं. अब अनसैचुरेटेड में मज़ीद ये होता है कि हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड हैं, डाई अनसैचुरेटेड हैं, पॉली अनसैचुरेटेड हैं. तो ये कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव हैं. तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं. अब ये बात समझने से पहले आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 10 एटम्स हों, उन 10 कार्बन एटम्स हों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको हम कहते हैं डेका. उसको एक नाम दिया जाता है स्पेसिफिक डेका. और जिसके अंदर 20 कार्बन हों, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 20 कार्बन एटम हो उसको कहते हैं इकोसा. बेसिकली ये एक ऐसे फैटी एसिड से डिराइव हुए हैं जो कि पहली बात उसमें 20 कार्बन है, इसीलिए इकोसैनाइड्स इनको कहते हैं. क्योंकि इसमें जो वर्ड है इकोसा इट मीन्स कि वो जो फैटी एसिड है जिससे ये डिराइव हुए हैं उनमें 20 कार्बन हैं. तो पहली चीज़ क्या हुई कि ये ऐसे फैटी एसिड से डिराइव हुए हैं जिसके अंदर 20 कार्बन हैं. दूसरी चीज़ क्या हुई कि वो जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड है. और तीसरी बात क्या हुई कि वो पॉली अनसैचुरेटेड है. अभी तक 3 बातें हुई कि पहली बात यह है कि ये जिस फैटी एसिड से डिराइव हैं वो 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. इसलिए ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको इकोसैनाइड्स कहते हैं. क्योंकि इनमें जो वर्ड है इकोसा इट मीन्स 20. इकोसा का मतलब होता है 20. ये बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे फैटी एसिड से डिराइव हुए हैं जो कि 20 कार्बन है. और फैटी एसिड की दूसरी खसूसियत ये है कि वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है कि उसके अंदर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हैं. और उसमें तीसरी बात यह है कि या तो वो ओमेगा 3 सीरीज़ का है या ओमेगा 6 सीरीज़ का है. अब ओमेगा 3 सीरीज़ और ओमेगा 6 सीरीज़ का एक्चुअली मतलब क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ. जो फैटी एसिड होता है उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप. ये उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप. और दूसरा उसके अंदर एक कार्बन चेन होती है. ये कार्बन चेन और कार्बोक्सिल ग्रुप ये कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं फैटी एसिड. अब ये जो फैटी एसिड है इसकी काउंटिंग 2 तरह से होती है. इसकी नंबरिंग जो है वो 2 तरह से होती है. एक कार्बोक्सिल कार्बन से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है इससे भी शुरू कर सकते हैं. जो कार्बोक्सिल कार्बन है इसको कहते हैं हम कार्बन नंबर 1. ये है हमारे पास कार्बन नंबर 1. और ये जो मिथाइल ग्रुप वाला कार्बन है ये है हमारे पास कार्बन ओमेगा कार्बन. ठीक है कि जो फैटी एसिड होता है उसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और साथ में एक कार्बन चेन होती है. ये कार्बन चेन और ये कार्बोक्सिल ग्रुप मिलकर फैटी एसिड बनाते हैं. अब इस फैटी एसिड की नंबरिंग 2 तरह से हो सकती है. इस कार्बोक्सिल कार्बन से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में और ये जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल कार्बन है इससे भी शुरू कर सकते हैं. अब दोनों तरीकों से शुरू करने के लिए दोनों तरीकों से कैसे शुरू करते हैं उसका क्या मेथड है कि ये जो कार्बोक्सिल कार्बन है इसको हम कहते हैं कार्बन नंबर 1.
अगर हम फैटी एसिड की नंबरिंग इस कार्बोक्सिल कार्बन या कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन को कार्बन नंबर 1 और उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके साथ वाले को बीटा कार्बन एंड सो ऑन, अल्फा बीटा डेल्टा गामा सो ऑन। सो ये एक तरीका है फैटी एसिड को नंबरिंग देने का कि वो जो कार्बोक्सिल कार्बन है उसको कार्बन नंबर 1 करें और उसके साथ वाले को अल्फा कार्बन और उसके साथ वाले को बीटा कार्बन। ये फैटी एसिड को नंबर देने का एक तरीका है। दूसरा है कि ये जो टर्मिनल मिथाइल कार्बन है जिसको हमने ओमेगा कार्बन कहा है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे स्टार्ट करने का क्या तरीका है कि ये वाला कार्बन ओमेगा कार्बन, उसके साथ वाला ओमेगा 1, उसके साथ वाला ओमेगा 2, उसके साथ वाला ओमेगा 3। ये बात आपको समझ आ गई कि फैटी एसिड को नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि फैटी एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि फंक्शनल ग्रुप है और एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन होती है। ये फैटी एसिड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बन चेन मिलके फैटी एसिड बनाते हैं। अब इस फैटी एसिड को नंबरिंग करने का दो तरीके हैं। एक तो आप कार्बोक्सिल कार्बन से स्टार्ट करें और इस डायरेक्शन में चलते आएँ, और दूसरा यह है कि जो टर्मिनल कार्बन है जिसको हम मिथाइल कार्बन कहते हैं जो कि इस साइड पे एंड पे है उसको ओमेगा कार्बन कहते हैं। तो या तो ओमेगा कार्बन से शुरू करें या कार्बोक्सिल कार्बन से शुरू करें। कार्बोक्सिल कार्बन से आप कैसे शुरू करते हैं कि उसको कार्बन नंबर 1 करते हैं, उसके साथ वाले को अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले को बीटा कार्बन और इसी तरह डेल्टा गामा सो ऑन। लेकिन ये ओमेगा कार्बन जो है टर्मिनल, इससे कैसे स्टार्ट करते हैं कि इसको ओमेगा, उसके साथ वाले को ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3। तो ये बात समझ आ गई। अब हम इस बात पर आते हैं कि ये जो इकोसाइनाइड्स हैं ये ऐसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डेरिवेटिव हैं जिनमें 20 कार्बन हो। ये बात तो हमें उसके नाम से ही पता चल गई कि इकोसा उसमें आ रहा है, तो ये ऐसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डेरिवेटिव हैं जिसमें 20 कार्बन हो। अब ये कौन सी बात है कि या तो वो ओमेगा 3 सीरीज का हो या ओमेगा 6 सीरीज का हो। तो ये बेसिकली पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को शो कर रहा है कि उसमें ओमेगा 3 सीरीज का, ओमेगा 3 का क्या मतलब कि यहाँ से जो कार्बन नंबर ओमेगा 3 कार्बन है और ओमेगा 4 कार्बन, इसके दरमियान डबल बॉन्ड हो। हमने कहा ना कि वो पॉली अनसैचुरेटेड है, उसमें मुख्तलिफ डबल बॉन्ड्स होती हैं। तो ओमेगा कार्बन का क्या मतलब कि ओमेगा 3 कार्बन और ओमेगा 4 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाई जाए या ओमेगा 6 और ओमेगा 7 के दरमियान डबल बॉन्ड पाई जाए। तो ऐसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर 20 कार्बन हो, पहली बार 20 कार्बन हो, दूसरी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, तीसरी या तो ओमेगा 3 सीरीज के हों या ओमेगा 6 सीरीज के हों। ये तीन चीज़ें अगर किसी फैटी एसिड में हैं कि उसमें 20 कार्बन है, दूसरा वो पॉली अनसैचुरेटेड है और तीसरा या वो ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का है, तो बेसिकली ये ऐसे फैटी एसिड से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं इकोसाइनाइड, और इसी वजह से उनको इकोसाइनाइड कहते हैं। इसमें जो वर्ड इकोसा आ रहा है ये हमें बता रहा है 20 कार्बन को शो कर रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जिस कंपाउंड में 20 कार्बन हो उसको इकोसा कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि इकोसाइनाइड्स को बेसिकली इकोसाइनाइड्स कहते क्यों हैं। अब आगे हम चलते हैं कि इकोसाइनाइड्स की जो मेजर क्लासेस हैं वो कौन सी हैं। तो इसकी 3 मेजर क्लासेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन इसकी 3 मेजर क्लासेस हैं। अब इट मीन अगर ये कोई इकोसाइनाइड्स हैं तो बेसिकली ये भी किसी ऐसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से डेरिवेटिव होने चाहिए जिसके अंदर 20 कार्बन हो। तो वो फैटी एसिड, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा होगा जिससे ये तीनों के तीनों डिराइव होते हैं, तो वो है अराकिडोनिक एसिड। सो हम अगर कह रहे हैं कि अराकिडोनिक एसिड ऐसा फैटी एसिड है जो इकोसाइनाइड्स बना रहे हैं, जिससे इकोसाइनाइड बनते हैं, तो फिर इसमें ये वाली 3 खसूसियात होनी चाहिए कि उसके अंदर 20 कार्बन हो, उसके अंदर वो पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का हो, तभी हम उससे इकोसाइनाइड्स बना सकते हैं। क्योंकि हमने कहा है कि इकोसाइनाइड बनते ही उस फैटी एसिड से हैं जो 20 कार्बन हो, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, वो ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का हो। ये 3 चीज़ें किसी फैटी एसिड के अंदर हों फिर ही वो इकोसाइनाइड्स बना सकते हैं। 20 कार्बन हो, पॉली अनसैचुरेटेड हो, ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का हो।
अब हम कह रहे हैं कि ये एराकिडोनिक एसिड बना रहा है इकोसेनाइड, सो इट मीन्स इसके अंदर ये तीनों खसूसियात पाई जानी चाहिए कि ये 20 कार्बन हो, ये पॉली अनसैचुरेटेड हो और इसके ये ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये तीनों खसूसियात मिलती हैं कि नहीं। एराकिडोनिक एसिड जो है ये 20 कार्बन फैटी एसिड है, तो पहली शर्त पूरी हो गई कि उसके अंदर 20 कार्बन हो। दूसरी क्या कि पॉली अनसैचुरेटेड, यानी उसमें एक से ज्यादा, उसमें ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड्स होती हैं, तो दूसरी शर्त हो गई पॉली अनसैचुरेटेड। अब उसकी पोजीशन भी उसने बताई है 5, 8, 11, 14 और ये ओमेगा 6 सीरीज का है, तो तीनों शर्तें पूरी हो गई कि उसके अंदर 20 कार्बन हो गए, उस 4 डबल बॉन्ड, पॉली अनसैचुरेटेड हो गया, ओमेगा 6 सीरीज का हो गया, तो ये तीनों शर्तें पूरी हो गई। सो बेसिकली ये एराकिडोनिक एसिड जो है ये प्रिकर्सर है इकोसेनाइड्स का। तो ये जो तीनों मेजर क्लासेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन, ये इसी एराकिडोनिक एसिड से ही बनती हैं। अब इसमें से ये जो पहली दो क्लासेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, ये एक पाथवे के थ्रू बनती हैं और ल्यूकोट्राइन दूसरे मेथड, दूसरे पाथवे के थ्रू बनते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन है ये बनते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू, और जो ल्यूकोट्राइन्स हैं ये बनते हैं लिपोक्सीजनेज पाथवे के थ्रू। सो इन दोनों के पाथवे डिफरेंट हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन जो पहली दो मेजर क्लासेस हैं ये बनते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू, और जो ल्यूकोट्राइन्स हैं ये बनते हैं लिपोक्सीजनेज पाथवे के थ्रू। तो अब हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन किस तरह बनते हैं और लिपोक्सीजनेज पाथवे के थ्रू ये ल्यूकोट्राइन्स किस तरह बनते हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जो एराकिडोनिक एसिड है, प्रिकर्सर जो है इकोसेनाइड्स का, ये आता कहाँ से है, स्टोर कहाँ होता है और इससे वहाँ से कैसे ये रिलीज होता है। तो हम इसेंशियल फैटी एसिड जब हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कि जो लिनोलेनिक एसिड है या लिनोलेइक एसिड है और एराकिडोनिक एसिड ये इसेंशियल है, ये इसेंशियल है। सो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होगा। सो जाहिर सी बात है कि हमें ये बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से क्या मतलब, हमें ये डाइट से लेना पड़ेगा। तो जब हम डाइट लेते हैं तो डाइट के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं इसेंशियल, लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, एराकिडोनिक एसिड डाइट के अंदर नहीं होता। हम इसको जो लिनोलेइक एसिड है, बॉडी उस लिनोलेइक एसिड से एराकिडोनिक एसिड बनवाती है। सो सबसे पहले हमारे पास लिनोलेइक एसिड होना चाहिए, क्योंकि अगर लिनोलेइक एसिड ही नहीं है एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, और जब एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा इकोसेनाइड्स नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिनोलेइक एसिड होना चाहिए। ये लिनोलेइक एसिड जो है ये तो इसेंशियल फैटी एसिड है, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा। सो इट मीन्स इट शुड बी टेकन फ्रॉम द डाइट। जब डाइट से लिनोलेइक एसिड बॉडी में आता है तो बॉडी इस लिनोलेइक एसिड से एराकिडोनिक एसिड बनाती है। अब इस एराकिडोनिक एसिड कैसे बनता है, तो उसको समझने के लिए पहले आपको लिनोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लिनोलेइक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, लेकिन एराकिडोनिक एसिड में अभी हमने देखा 20 कार्बन होते हैं। इट मीन इसके अंदर 2 कार्बन की कमी है, सो वो 2 कार्बन इसमें ऐड करने होंगे। तो एक चीज क्या उसमें चेंज क्या आएगी, इलोंगेशन होगी कि 18 कार्बन लिनोलेइक एसिड 20 कार्बन एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इलोंगेशन होगी। और दूसरा, लिनोलेइक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होती हैं, जबकि एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होती हैं। सो इट मीन्स 2 डबल बॉन्ड मजीद ऐड करनी पड़ेंगी, उसको अनसेचुरेटेड मजीद बनाना पड़ेगा, उसकी डीसेचुरेशन करनी पड़ेगी। तो दूसरी चेंज क्या आती है कि वो डीसेचुरेटेड होता है, डीसेचुरेशन होती है। तो 2 चेंजेस आने के बावजूद, एक इलोंगेशन और एक डीसेचुरेशन, इन 2 चेंजेस के बाद लिनोलेइक एसिड एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एराकिडोनिक एसिड की हर वक्त ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर वक्त हमें इकोसेनाइड्स नहीं बनाने, तो ये स्टोर हो जाता है मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके थ्रू। कैसे कि जो फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल है, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल, उसमें जब हमने फॉस्फोलिपिड देखे थे तो उसके स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्बन नंबर 1 पे फैटी एसिड, कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट और इनोसिटोल। तो कार्बन नंबर 2 पे जो फैटी एसिड था वो बेसिकली एराकिडोनिक एसिड होता है।
तो एसाइल ट्रांसफेरेज जो कि फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल के साथ अटैच कराता है, वो इस एराकिडोनिक एसिड को पकड़ के फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में कार्बन नंबर 2 पे अटैच करा देगा और फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल फिर मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। तो इट मीन्स ये एराकिडोनिक एसिड जो बना है ये इनडायरेक्टली मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर है। तो जब भी कभी ये आएगा ये मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। तो अभी जब हम इसकी सिंथेसिस देखेंगे तो उसमें हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे रिलीज होता है और फिर आगे इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। लेकिन उसकी सिंथेसिस में जाने से पहले इसका एक क्विक रिव्यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसाइनाइड्स क्या हैं? दीज आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइमेटिक एंड ऑक्सीडेटिव साइक्लिक ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इकोसाइनाइड्स को इकोसाइनाइड क्यों कहते हैं? इकोसाइनाइड्स को इकोसाइनाइड्स उनके ओरिजिन की वजह से कहते हैं। अब उनके ओरिजिन में ऐसा क्या है कि उनको इकोसाइनाइड्स कहते हैं? अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो इसमें 2 वर्ड से बना इकोसानॉइड्स। सो इकोसा का मतलब होता है 20। सो इट मीन्स ये ऐसे फैटी एसिड से बने हैं जो कि 20 कार्बन हो। ये पहली शर्त है उसके ओरिजिन में। दूसरा वो पॉली अनसैचुरेटेड और तीसरा वो ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का हो। ये 3 शर्तें हैं कि 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से हम उनको इकोसाइनाइड कहते हैं। पहली क्या है? 20 कार्बन फैटी एसिड हो, दूसरा वो पॉली अनसैचुरेटेड हो, तीसरा ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का हो। तो इन 3 वजूहात की बुनियाद पर इकोसाइनाइड्स को इकोसाइनाइड्स कहते हैं। अब इसकी 3 मेजर क्लासेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन। ये सारे के सारे जिस फैटी एसिड से बनते हैं, जिससे डिराइव होते हैं, उसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। हमने कहा था कि इकोसाइनाइड जिस फैटी एसिड से बनता है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? 20 कार्बन। तो इकोसाइनाइड 20 कार्बन है, वो पॉली अनसैचुरेटेड हो। तो ये इसमें 4 डबल बॉन्ड है, पॉली अनसैचुरेटेड हो गया। तीसरा ओमेगा 3 या ओमेगा 6 सीरीज का, तो ये ओमेगा 6 सीरीज का है। सो बेसिकली एराकिडोनिक एसिड से इसकी तीनों मेजर क्लासेस जो है वो डिराइव होती हैं, लेकिन उनके पाथवे में डिफरेंस है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन जिस पाथवे के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं उसको कहते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, और ल्यूकोट्राइन जिस पाथवे के थ्रू सिंथेसाइज होता है वो लिपोऑक्सीजनेज पाथवे है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया कि फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और कार्बन चेन होती है, ये दोनों मिलकर फैटी एसिड बनाते हैं। अब इस फैटी एसिड को नंबरिंग करने का 2 तरीका है। एक तो ये कि कार्बोक्सिल कार्बन से स्टार्ट करें और दूसरा ये टर्मिनल ओमेगा कार्बन से स्टार्ट करें। जब कार्बोक्सिल कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो उस कार्बोक्सिल कार्बन को कार्बन नंबर 1, उसके साथ वाले को अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, फिर डेल्टा, गामा, सो ऑन। लेकिन जब ओमेगा कार्बन से करते हैं स्टार्ट तो उसको ओमेगा कार्बन, साथ वाले को ओमेगा 1, फिर ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 एंड सो ऑन। ओमेगा 3 का मतलब कि ओमेगा 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड, ओमेगा 6 का मतलब ओमेगा 6 और 7 के दरमियान डबल बॉन्ड। अब ये एराकिडोनिक एसिड का सोर्स क्या है, आता कहाँ से? और एराकिडोनिक एसिड जो है हमारी बॉडी ये सिंथेसाइज करती है लिनोलेइक एसिड से, लेकिन लिनोलेइक एसिड इसेंशियल है, तो इट मीन्स वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा। तो इस तरह पता चला कि अगर हमने एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस करानी है तो हमारे पास लिनोलेइक एसिड होना चाहिए। वो तो इसेंशियल है, वो कहाँ से आएगा? वो डाइट से आएगा। जब डाइट से हम लिनोलेइक एसिड बनाते हैं तो बॉडी को अब लिनोलेइक एसिड मिल गया एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस कराने के लिए। तो उसमें 2 चेंजेस आती हैं। कौन कौन सी? लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन है या 20 कार्बन है, तो एक उसमें इलोंगेशन होगी। सेकेंड, इसमें 2 कार्बन 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है, तो डीसैचुरेशन होगी। इलोंगेशन और डीसैचुरेशन के बाद एराकिडोनिक एसिड बनेगा। एसाइल ट्रांसफेरेज उसको फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में कार्बन नंबर 2 पे अटैच करा देगा और वो फिर मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बन के स्टोर होगा। तो अब हमने इनकी सिंथेसिस देखनी है। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि जो एराकिडोनिक एसिड है ये प्रिकर्सर है इकोसाइनाइड्स के लिए। इससे उसकी तीनों मेजर क्लासेस की सिंथेसिस होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की भी, थ्रोम्बोक्सिन्स की भी और ल्यूकोट्राइन्स की भी। लेकिन ये हमने कहा था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स हैं इनकी सिंथेसिस जिस पाथवे के थ्रू होती है वो साइक्लोऑक्सीजनेज है, और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस जिस पाथवे के थ्रू होती है वो लिपोऑक्सीजनेज पाथवे है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस, यानी दूसरे अल्फाज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे। अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो एराकिडोनिक एसिड प्रिकर्सर है ये फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल की फॉर्म में मेम्ब्रेन के अंदर स्टोर होता है, यानी मेम्ब्रेन
के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड, तो उनमें जो फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल है उसके अंदर एराकिडोनिक एसिड मौजूद है। सो अगर हमने इकोसाइनाइड्स की सिंथेसिस करवानी है तो सबसे पहले हम उस एराकिडोनिक एसिड को फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल से सेपरेट करके फ्री फॉर्म में लेके आए, फिर फ्री फॉर्म से हम आगे उसकी मज़ीद सिंथेसिस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको फ्री फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल मौजूद है, ये मैंने उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। कार्बन नंबर 1 पे एक फैटी एसिड लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड लगा हुआ है और ये फॉस्फेट और इनोसिटोल। तो ये फॉस्फोलिपिड बन गया फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल। ये फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल अब लिपिड जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। अब हमें पता है ये जो दूसरा फैटी एसिड मैंने बनाया इसको मैंने मुख्तलिफ कलर दिया, रेड कलर दिया है। तो ये वाला है एराकिडोनिक एसिड क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे लगा होता है। अब हमें पता है कि ये वाले फॉस्फोलिपिड की जब हमने डिग्रेडेशन की थी तो तब हमने डिस्कस किया था कि ये जो फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो हैं ये फॉस्फोलाइपेजेस ब्रेक करते हैं। सो इट मीन्स अगर हमने ये फैटी एसिड यहाँ से रिमूव कराना है, सेपरेट करना है, तो यहाँ पर किसी फॉस्फोलाइपेज को एक्शन परफॉर्म करना चाहिए ताकि ये वाला जो फैटी एसिड है एराकिडोनिक एसिड है ये यहाँ से सेपरेट हो जाए। अब कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो कि फॉस्फोलाइपेजेस को एक्शन पर मजबूर कर दे वो एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करा देगा। जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो इन्फेक्शन ने अगर पेनिट्रेट करना है तो वो सेल मेम्ब्रेन के होते हुए पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो फॉस्फोलिपिड की पहले डिग्रेडेशन कराते हैं। तो बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स हैं वो फॉस्फोलाइपेजेस प्रोड्यूस करते हैं ताकि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के डिग्रेड हों और उनका इन्फेक्शन पेनिट्रेट कर जाए। तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस, सपोज कर लेते हैं हम कि एक बैक्टीरिया का अटैक हुआ है और बैक्टीरिया के अटैक के नतीजे में क्या होता है, बैक्टीरिया का जब अटैक होता है वो फॉस्फोलाइपेजेस प्रोड्यूस करता है तो ये वाली बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं। अब जब हमने फॉस्फोलाइपेजेस डिस्कस किए थे तो हमने उसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी डिस्कस की थी, फॉस्फोलाइपेज A1, A2, C और D, और हमने उनका एक्शन भी परफॉर्म देखा था कि हर फॉस्फोलाइपेज जो है वो एक मुख्तलिफ तरह के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। हर फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड को एक मुख्तलिफ जगह पर ब्रेक कर रहा है। अभी जो फैटी एसिड लगा हुआ है एराकिडोनिक एसिड कार्बन नंबर 2 पर, तो कौन सा फॉस्फोलाइपेज है जो इस कार्बन नंबर 2 पे लगे हुए फैटी एसिड को रिमूव कराता है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक कराता है, तो वो है फॉस्फोलाइपेज A2। ये फॉस्फोलाइपेजेस के फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन में हमने ये डिटेल से बात डिस्कस की थी कि मुख्तलिफ तरह के फॉस्फोलाइपेजेस मुख्तलिफ बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो जो फॉस्फोलाइपेज A2 है वो इस बॉन्ड पर एक्ट करता है और ये जो कार्बन नंबर 2 पे एराकिडोनिक एसिड लगा हुआ है इस बॉन्ड को ब्रेक करके एराकिडोनिक एसिड को रिमूव करा देता है। तो अब एराकिडोनिक एसिड फ्री फॉर्म में आ गया। अब बॉडी ने इसको यूज करते हुए आगे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस करवानी है। तो इस कार्बन नंबर 2 से ये जो फैटी एसिड रिमूव हुआ तो बाकी स्ट्रक्चर कौन सा बचेगा, ये हमने फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन में कहा था कि जब फॉस्फोलाइपेजेस A1 या फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A1 या फॉस्फोलाइपेज A2 इस फॉस्फोलिपिड पे एक्ट करते हैं, फैटी एसिड्स को रिमूव कराते हैं, तो बकिया जो स्ट्रक्चर बचता है उसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फोलिपिड। तो ये लाइसोफॉस्फोलिपिड रिमूव हो जाएगा और फ्री एराकिडोनिक एसिड हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब इस फ्री एराकिडोनिक एसिड को यूज़ करते हुए आगे सिंथेसिस कैसे होती है, तो पहली चीज़ इसकी सिंथेसिस में चाहे वो ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस हो, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हो या थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस हो, इनकी सिंथेसिस में सबसे पहली चीज़ जो पहला स्टेप है, पहली चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि एराकिडोनिक एसिड जो स्टोर था ये फ्री फॉर्म में कैसे आता है। अब किस फॉर्म में स्टोर था, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल की फॉर्म में। अब फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो कि फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्शन करने पे मजबूर कर दे वो क्या करेगा कि इस एराकिडोनिक एसिड को यहाँ से रिमूव करा देगा। तो एराकिडोनिक एसिड फ्री फॉर्म में आ गया, एराकिडोनिक एसिड फ्री फॉर्म में आ गया, तो बाकी जो बचा लाइसोफॉस्फोलिपिड। अब इस एराकिडोनिक एसिड को यूज़ करते हुए हमने आगे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस देखनी है, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस देखनी है और ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस देखनी है।
अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस इस एराकिडोनिक एसिड से कैसे होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस कैसे होती है। तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में जो पहला स्टेप है वो ये है कि एराकिडोनिक एसिड से कन्वर्ट हो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, और यही प्रीकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन का PGH2। तो सबसे पहले एराकिडोनिक एसिड ने कन्वर्ट होना है PGH2 में। एक बार PGH2 बन गया तो उससे प्रोस्टाग्लैंडिन की तमाम क्लासेस और थ्रोम्बोक्सिन की सारी क्लासेस जो हैं वो इससे बन जाएंगी PGH2 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने PGH2 बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, एक एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज ये इस एराकिडोनिक एसिड पर एक्ट करेगा और इसको इस एक्शन के लिए चाहिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, यानी ये उसकी ऑक्सीडेशन करा रहा है। ये ऑक्सीडेशन करा रहा है। साइक्लोऑक्सीजनेज एज द नेम इंडिकेट ये उसकी साइक्लिक ऑक्सीडेशन करा रहा है। हमने जब इकोसेनाइड की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था ये वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो एंजाइमेटिक और साइक्लिक ऑक्सीडेशन से बनते हैं। तो ये एंजाइम है और उसकी साइक्लिक ऑक्सीडेशन करा रहा है। एंजाइमिक ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साइक्लिक भी। तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज एज द नेम इंडिकेट ये उसकी साइक्लिक ऑक्सीडेशन करा रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं एराकिडोनिक एसिड की साइक्लिक ऑक्सीजनेशन में। और इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल PGG2, PG प्रोस्टाग्लैंडिन G2। ये साथ में 2 और ये 1 जो लगे होते हैं ये डबल बॉन्ड के नंबर को जाहिर करते हैं कि इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। PGH2 पहला एंजाइम क्या एक्शन क्या हो गया कि साइक्लोऑक्सीजनेज ने उसकी साइक्लिक ऑक्सीडेशन कराई। उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे और एराकिडोनिक एसिड जो फ्री था वो कन्वर्ट हो गया PGH2 में। अब ये जो PGH2 है यहाँ पर इसको एक और एंजाइम इस पर एक्ट करेगा पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेशन कराएगा। पर ऑक्सीडेज जिस तरह साइक्लोऑक्सीजनेज को 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर थे, इसी तरह पर ऑक्सीडेज को ग्लूटाथायोन, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन रिक्वायर होती है। रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन की मौजूदगी में ये पर ऑक्सीडेज जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 को कन्वर्ट करा देता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, PGH2 में। और एक बार ये PGH2 बन गया तो सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्पेसिफिक सिंथेसिस होते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की हर क्लास के लिए, थ्रोम्बोक्सिन की हर क्लास के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम जो है वो एक मुख्तलिफ तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। तो वो जो सेल के अंदर स्पेसिफिक सिंथेसिस होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से मुख्तलिफ थ्रोम्बोक्सिन बनाते हैं और मुख्तलिफ प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। अब ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज या पर ऑक्सीडेज है इसका कलेक्टिवली इसको हम क्या नाम देते हैं। अब इन दोनों ने किया क्या है, इन दोनों ने एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करा दिया। तो बेसिकली एराकिडोनिक एसिड से PGH2 की सिंथेसिस करा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम होगा PGH2 सिंथेज। PGH2 सिंथेज। ये PGH2 सिंथेज ने एराकिडोनिक एसिड से PGH2 बनाया और PGH2 आगे थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की मुख्तलिफ क्लासेस में उसकी मुख्तलिफ क्लासेस उससे बनी। लेकिन ये जो PGH2 है इसकी 2 कैटालिटिक एक्टिविटीज़ हैं, एक उसकी साइक्लोऑक्सीजनेशन और दूसरी पर ऑक्सीडेज। साइक्लोऑक्सीजनेज ने साइक्लिक ऑक्सीडेशन करवाई, ऑक्सीजन की मौजूदगी में PGH2 बनवाया और फिर PGH2 पे पर ऑक्सीडेज ने एक्ट किया ग्लूटाथायोन की मौजूदगी में और PGH2 बनाया। तो ये हो गया एक पाथवे और हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बन गया। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज है इसके 2 आइसोजाइम्स हैं। आइसोजाइम का मतलब कि वो एंजाइम जिनका स्ट्रक्चर इस डिफरेंट है लेकिन उनका एक्शन सेम है। यानी अगर हम इसके आइसोजाइम की बात करें तो इट मींस ऐसे एंजाइम होंगे जिनका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट होगा लेकिन उनका एक्शन बिल्कुल वही होगा जो इसका एक्शन है। मतलब वो भी एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 की फॉर्मेशन करवाएंगे। वो कौन कौन से हैं, वो COX-1 और COX-2 यानी साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2। ये साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जो हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज के आइसोजाइम्स है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक्शन बिल्कुल सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 की सिंथेसिस करा रहे हैं और आखिर में यहाँ से ये बनता है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स
जो कि फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्शन पर मजबूर कर दे, वो क्या करवाएगा, वो इस कार्बन, ये जो कार्बन नंबर 2 है ग्लिसरॉल का, इस पे जो एराकिडोनिक एसिड लगा हुआ है फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल में, वो एराकिडोनिक एसिड रिमूव होगा और लाइसोफॉस्फोलिपिड बच जाएगा। ये फ्री एराकिडोनिक एसिड अब आ गया, अब इससे मुख्तलिफ ईकोसाइनाइड्स बन सकते हैं। हमने डिस्कस करना है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस। तो उसकी सिंथेसिस में सबसे पहले एक एंजाइम ऐड करता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज फ्री एराकिडोनिक एसिड पर। इसकी दो कैटालिटिक एक्टिविटीज हैं, एक साइक्लोऑक्सीजनेज, एक परऑक्सीडेज। साइक्लोऑक्सीजनेज ने ऑक्सीजन की मौजूदगी में साइक्लिक ऑक्सीडेशन कराई, PgH2 में कन्वर्ट हो गया, और फिर PgH2 पे परऑक्सीडेज ने रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन की मौजूदगी में एक्शन परफॉर्म किया और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करा दिया, और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 पर मुख्तलिफ स्पेसिफिक सिंथेसिस ने एक्शन परफॉर्म किया और प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बन गए। फिर हमने डिस्कस किया प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज के दो आइसोजाइम हैं, यानी वो एंजाइम जिसका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है लेकिन एक्शन उनका सेम है। वो कौन से? साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। उन्होंने भी प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करा दिया एराकिडोनिक एसिड को, और वहां से आगे सिंथेसिस ने थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन बनवाए। तो ये थी प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो इस सिंथेटिक पाथवे को, इस साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के इनहिबिटर हैं, यानी वो चीज़ें थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकती हैं। तो पहली जो इनहिबिटर है वो है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स या कॉर्टिसोल। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स या कॉर्टिसोल ये क्या करेंगे, ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करा देते हैं। जब फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हुआ तो ये एराकिडोनिक एसिड को जो रिमूव करवा रहा था अब करवाएगा? नहीं करवाएगा। जब रिमूव ही नहीं होगा तो फ्री एराकिडोनिक एसिड भी नहीं बनेगा, और जब फ्री एराकिडोनिक एसिड अवेलेबल नहीं है तो आगे ये सारा पाथवे ही नहीं चलेगा। सो अगर आपने इस पूरे सिंथेटिक पाथवे को रोकना है, इसको इनहिबिट कराना है, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को प्रिवेंट कराना है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है। हम फंक्शंस में आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम क्यों इनहिबिट करते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स इनहिबिट के लिए यूज़ होती हैं और वो किस स्टेप को इनहिबिट करती हैं, उसकी आगे एक इम्पॉर्टेंस है। तो हम फंक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। राइट नाउ ये आप देख लेंगे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स या जैसे कॉर्टिसोल, ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा, और जब फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हुआ ये एराकिडोनिक एसिड यहाँ से रिमूव नहीं होगा, फ्री एराकिडोनिक एसिड अवेलेबल ही नहीं है तो आगे सिंथेसिस ही नहीं होगी। ये पहला इनहिबिटर था। कुछ और इनहिबिटर हैं, वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के हैं। कॉक्स 1 के इनहिबिटर हैं एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, फिनाइल ब्यूटाजोन, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके आगे फंक्शन में हम देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन जो है ये इन्फ्लेमेशन काज कराते हैं। सो अगर आपने इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करानी है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। उन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में से जो एस्पिरिन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसा कि एस्पिरिन हो गई, इंडोमेथासिन और फिनाइल ब्यूटाजोन, ये कॉक्स 1 को इनहिबिट करते हैं। जब कॉक्स 1 को इनहिबिट कर दिया तो एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये दूसरा इनहिबिटर है। तीसरा इनहिबिटर है कॉक्स 2 के कॉक्सिब्स। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। कॉक्सिब्स जैसा कि सेलीकॉक्सिब, ये कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। जब कॉक्स 2 इनहिबिट हुआ तो एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिससे आगे फिर थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ही नहीं होगी। तो अभी तक हमने 3 इनहिबिटर पढ़े। पहला इनहिबिटर है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल। इन्होंने फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट किया, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड रिलीज नहीं हुआ, और जब रिलीज नहीं हुआ तो फ्री एराकिडोनिक एसिड अवेलेबल नहीं है, और जब अवेलेबल नहीं है तो आगे सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। पहला इनहिबिटर। दूसरे इनहिबिटर है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, फिनाइल ब्यूटाजोन। ये इन्होंने कॉक्स 1 को इनहिबिट किया। जब कॉक्स 1 इनहिबिट हुआ तो एराकिडोनिक एसिड PgH2 में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ तो आगे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस नहीं होगी। और कुछ और हैं कॉक्सिब्स। तीसरी है कॉक्सिब्स, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसा कि सेलीकॉक्सिब। इन्होंने कॉक्स 2 को इनहिबिट किया, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो ये 3 इनहिबिटर थे, लेकिन कुछ प्रोमोटर भी हैं।
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो हैं जैसा कि साइटोकाइंस, एंडोटॉक्सिन्स, ग्रोथ फैक्टर, ट्यूमर प्रोमोटर, साइटोकाइंस, एंडोटॉक्सिन, ग्रोथ फैक्टर, ट्यूमर प्रोमोटर, ये चार चीज़ें जो हैं ये इस कॉक्स-2 को प्रोमोट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। जब कॉक्स-2 को स्टिमुलेट करेंगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। जब इनकी सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी। तो कोई भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग फैक्टर, प्रोमोटिंग फैक्टर, जैसा कि साइटोकाइंस हो गए, एंडोटॉक्सिन हो गए, ग्रोथ फैक्टर हो गया, ट्यूमर प्रोमोटर हो गए, इन्होंने कॉक्स-2 को प्रोमोट करना है और आगे सिंथेसिस ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी। तो अभी तक हमने ये पाथवे डिस्कस किया। उस पाथवे में हमने प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस डिस्कस की, फिर इसके 3 इनहिबिटर डिस्कस किए और फिर इस कॉक्स-2 के प्रोमोटर भी हमने डिस्कस किए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। नाउ कमिंग टुवर्ड द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। अभी तक हमने प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस डिस्कस की। अब हम उस तीसरी क्लास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन इकोसाइनाइड की ल्यूकोट्राइन, उसकी सिंथेसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जैसा कि पहले कहा था कि इन सब क्लासेस का जो प्रीकर्सर है वो अरेकिडोनिक एसिड है। तो फ्री अरेकिडोनिक एसिड यहाँ मैंने लिख दिया। यहाँ मैंने वो नहीं बताया कि कैसे कैसे रिलीज होता है, क्योंकि हम वो पहले पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस में कि अरेकिडोनिक एसिड कैसे रिलीज होता है। तो अब हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे रिलीज होता है। तो अब हमारे डायरेक्ट हमने स्टार्ट करना है फ्री अरेकिडोनिक एसिड से। ये फ्री अरेकिडोनिक एसिड आ गया। जब ये साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में चला जाता है तो एंड में प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं। ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हमने बनाना है ल्यूकोट्राइन्स, दूसरे अल्फाज में लिपोक्सीजनेज पाथवे में। अब हम ये जाएगा लिपोक्सीजनेज पाथवे में, क्योंकि साइक्लोऑक्सीजनेज में गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बने। अब लिपोक्सीजनेज में जाएगा तो फाइनली ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। अरेकिडोनिक एसिड पर एक एंजाइम एक्ट करता है 5 लिपोऑक्सीजनेज। 5 लिपोऑक्सीजनेज अरेकिडोनिक एसिड पे एक्ट करके क्या बनाता है? 5 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। क्योंकि इकोसा टेट्राइनोइक एसिड तो अरेकिडोनिक एसिड था। इकोसा मीन 20 कार्बन, टेट्राइनोइक 4 डबल बॉन्ड एसिड। तो इकोसा टेट्राइनोइक एसिड तो ये है इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। ये इकोसा टेट्राइनोइक एसिड है। ये एंजाइम जब इस पर एक्ट करता है तो ये 5 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड बन जाता है। और 5 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड से आगे फिर मुख्तलिफ ल्यूकोट्राइन्स की क्लासेस बनती हैं, क्योंकि स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। अब इस 5 लिपोक्सीजनेज एंजाइम जो है इसके इनहिबिटर्स भी होते हैं और इसके इनहिबिटर्स एस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। वो हम फंक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस के हवाले से ये 2 स्टेप हैं। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस लिपोक्सीजनेज पाथवे के थ्रू होती है। फ्री अरेकिडोनिक एसिड को हम कहते हैं इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। जब ये साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में चला जाता है तो फाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं। जब ये लिपोक्सीजनेज पाथवे में जाता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? सबसे पहले इस पर एक्ट करता है कि एंजाइम 5 लिपोऑक्सीजनेज जब अरेकिडोनिक एसिड पे एक्ट करता है तो फाइनली बनता है हमारे पास 5 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। इकोसा टेट्राइनोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 5 हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड और फिर इससे आगे मुख्तलिफ ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस बनती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इकोसाइनाइड डिस्कस की, उसकी मुख्तलिफ क्लासेस डिस्कस की, उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस यानी साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे डिस्कस किया और लिपोऑक्सीजनेज पाथवे डिस्कस किया। थैंक यू।